नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और मेरे साथ हैं मौजूद डॉक्टर मनीष जैन, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। धन्यवाद विवेक। सर, आजकल दुनिया में इतनी सारी चीजें जो हैं इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं। आज जो चीज जो है फैशन में जिसको बोलते हैं, और कल वो जो है वो रेट्रो बन जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी भी ऐसी ही है कि आज जिस चीज पे हम इतराते हैं, बल खाते हैं, और कल जो है वो शायद किसी काम की नहीं रहती है। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि कैंसर होता है उनको, स्पेशली जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। अचानक से जो है उनकी जिंदगी में एकदम इतना बड़ा बदलाव आ जाता है, कभी वो सोचते भी नहीं कि वो वहां पर पहुंचेंगे। लास्ट टाइम हमने बात करी थी ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के बारे में। आज हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की जो होती है ना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो कैंसर टीम डिस्कस करती है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। फिर वो पेशेंट और डॉक्टर बैठ के डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क, साइड इफेक्ट्स। जो मेन ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर इसके अलावा होता है रेडिएशन, कीमोथेरेपी। सर्जरी में 2 टाइप की सर्जरीज होती है मुख्यतः। यानी एक होता है ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। 70% लोगों में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट बच जाती है। और 30% लोगों में हम ब्रेस्ट बचा नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। कुछ लोगों में जैसे कि हम एक्जिला जो होता है बगल का, वो नोड्स को क्लियर करने का, उसमें पूरा डिसेक्शन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। और कुछ लोगों में हम सेंटिनल नोड डिसेक्शन करते हैं, यानी हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं ट्यूमर में, और जहां पर वो डाई जाएगा वो पहली नोड को निकालते हैं। वो पहला नोड यदि निगेटिव निकला तो फिर हम बगल में के सारे नोड्स नहीं निकालते। इसका फायदा ये होता है कि जब यदि हम पूरी बगल में के नोड निकाल लेते हैं तो हाथ में सूजन आने के चांसेस करीब करीब 8% होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेडिमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेस्ट बचा सके तो ब्रेस्ट बचाओ, एक्सिलरी लिम्फ नोड बचा सके तो लिम्फ नोड्स को बचाओ। सिर्फ एक बात जो होती है कि आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी जब करते हो, ब्रेस्ट बचाते हो, तब आपको रेडिएशन लेना अनिवार्य होता है। और पिछले 20 साल के ब्रेस्ट कंजर्वेशन के जो प्रोटोकॉल्स और ट्रीटमेंट्स है और आउटकम्स है, वो पूरा ब्रेस्ट निकालना और ब्रेस्ट बचाने में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि हम ब्रेस्ट नहीं निकालेंगे तो हमारा आउटकम खराब रहेगा, पूरी ब्रेस्ट निकाल दो। हम जनरली ब्रेस्ट पूरी निकालने की बात तब करते हैं जब उम्र 70 हो, ब्रेस्ट सैगिंग हो, ट्यूमर बहुत बड़ा हो, ब्रेस्ट बचा नहीं सकते। और यदि हमने ब्रेस्ट बचाई है ज्यादा उम्र में तो हमको रेडिएशन देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ओल्ड एज में भी ब्रेस्ट हम बचाते नहीं है। और इसमें सर्जरी का एक और मुख्य पार्ट होता है आजकल, क्योंकि कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पाया जाता है, मैमोग्राफी से डिटेक्ट होता है, तो हाथ में फील नहीं होता है, बायोप्सी करना आसान नहीं होता है। तो इसमें होता है वायर लोकलाइजेशन या नीडल लोकलाइजेशन। कि आप मैमोग्राफी में जाओ, सोनोग्राफी में जाओ, वायर हुकिंग करो ट्यूमर को या नीडल डालो, लोकेशन मार्क करो, और फिर बाद में उसका वहां से जो हुक किया हुआ एरिया उसको ऑपरेट करके निकालो, ताकि आप उसकी बायोप्सी या वहां से नीडल डाल के नीडल बायोप्सी ले लो, ताकि आप उसकी सही सटीक बायोप्सी ले पाओ। लेप्रोस्कोपी की तरह से जैसा होता है वैसे निकालते हैं। बायोप्सी तो 2 तरह से, ट्रू गन बायोप्सी भी होती है। अच्छा। और कुछ लोगों में जैसे छोटी सर्जरी करके वहां से एक पीस निकाल लेना भी होता है। फिर इसमें एक और, जैसे किसी की हम ब्रेस्ट बचा नहीं सक रहे या ब्रेस्ट बचा भी ली लेकिन उसका शेप नहीं आ रहा है ढंग से, तो उसके अंदर आप फैट इंजेक्ट कर सकते हो या सिलिकॉन डाल सकते हो और ब्रेस्ट को नॉर्मल की तरह शेप ला सकते हो जब आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हो। तो फिर दूसरी जो पार्ट आती है ट्रीटमेंट की, वो होती है रेडिएशन। रेडिएशन यानी हाई एनर्जी रेज होती है जो कैंसर को डिस्ट्रॉय करती है। और जब आप ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हो तो आपको ये करना ही करना होता है। रेडिएशन के 2 मुख्य तरह होती है, यानी एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, यानी बाहर से मशीन से दिया जाता है, और एक होता है ब्रैकीथेरेपी जो अंदर दिया जाता है। ज्यादा करके एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दी जाती है। इंडिया में तो ब्रैकीथेरेपी इतना यूज नहीं होता है। इसमें यदि आप एक्सटर्नल बीम रेडिएशन देते हो तो उसमें भी 2 टाइप होती है। एक होती है रेगुलर रेडिएशन, जैसे 5 days a week, 6 weeks या 7 weeks तक चलता है, जिसको हम होल ब्रेस्ट इरेडिएशन बोलते हैं। फिर इसमें एक दूसरा शेड्यूल होता है हाइपोफ्रैक्शनेशन, यानी बड़े बड़े डोज लेकिन 3-4 हफ्ते में खत्म कर दो। फिर एक होता है एक्सेलरेटेड पार्शियल इरेडिएशन,
इसमें आप रेडिएशन 2 हफ्ते में ही खत्म कर देते हो, क्योंकि आपने ट्यूमर बेड पे हाई डोज रेडिएशन दे दिए। तो ये जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसमें हफ्ते भर में भी दे सकते हो आप एक्सेलरेटेड पार्शियल इरेडिएशन। और इसके अंदर होता है 3D CTRT। 3D बोले तो 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन से वो ट्यूमर बेड पे दिया जाता है। और एक होता है IMRT। IMRT 3D RT जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ज्यादा कहीं कम डोज वो एरिया में भी आप चेंज कर सकते हो, इसलिए उसको इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी बोलते हैं। यानी आप रेडिएशन की इंटेंसिटी भी मॉड्यूलेट कर रहे हो फिक्स्ड एरिया में भी। फिर इसमें जो मुख्य चीजें ध्यान दी जाती है, जैसे कि चेस्ट वॉल है, ब्रेस्ट है, जो मैस्टेक्टोमी स्कार है, जो सर्जिकल ड्रेन साइट है, जो लिम्फ नोड्स थे, उनको आपको सबको इरेडिएशन करके वो एरिया को स्टराइल करना जरूरी होता है। इसीलिए रेडिएशन का ये महत्व होता है। फॉरेन में यूके में ब्रैकीथेरेपी काफी यूज होती है, जैसे कि सर्जरी की इंट्रा ऑपरेटिव ब्रैकीथेरेपी भी वो लोग काफी देते हैं। इसके लिए स्पेशल मशीन्स होती है, रेडिएशन बॉल्स होते हैं। जैसे आपने सर्जरी का एरिया निकाला, एक ट्यूमर निकाला, वहां पर वो साइज का रेडिएशन बॉल रख के आपने तुरंत उसको रेडिएशन दे दिया, जिससे कि आपको पूरा महीना भर रेडिएशन लेने की जरूरत नहीं होती है और आपकी लोकल ट्रीटमेंट तभी की तभी खत्म हो जाती है, जिसको बोलते हैं इंट्रा कैविटेटरी ब्रैकीथेरेपी। इसके अलावा कुछ लोग कैथेटर छोड़ के भी इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी करते हैं 5 दिन में। यानी कैथेटर रख दिए और उसमें आपने रेडिएशन सोर्स डाला, और कोई अलग अलग तरीके होते हैं, पीलेट्स होते हैं जो कि आप रख के बाद में निकाल लेते हो। लेकिन ये रेडिएशन के बहुत सारे प्रकार, ज्यादा करके एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और कुछ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स में एक्सेलरेटेड पार्शियल इरेडिएशन, ये 2 मुख्य धारा है रेडिएशन की। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो होता है सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी में आता है कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज। तो जैसे कि कीमोथेरेपी हम 2 तरीके से देते हैं, जब ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद में जब देते हैं उसको बोलते हैं एडज्यूवेंट कीमोथेरेपी। यानी सर्जरी होने के बाद पूरा ट्यूमर निकलने के बाद में जब कीमोथेरेपी दिया जाता है तो वो एडज्यूवेंट कीमोथेरेपी होता है। जब कोई ट्यूमर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है या फिर HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनको यदि आप ऑपरेट करने से पहले कीमोथेरेपी दे दोगे और पूरी कीमोथेरेपी दे दोगे तो आउटकम बेटर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं न्यू एडज्यूवेंट कीमोथेरेपी। तो ब्रेस्ट कैंसर में 4 टाइप के मुख्य कैंसर होते हैं, ER-PR और HER2 के स्टेटस पे। तो HER2 पॉजिटिव है तो आपने पहले कीमो ले लेना है। आप ट्रिपल नेगेटिव है, तीनों टारगेट्स नेगेटिव है, यानी ER-PR नेगेटिव, HER2 नेगेटिव, तब भी आपने पूरी कीमोथेरेपी ले लेना है, बाद में ऑपरेट करना है। और ट्रिपल नेगेटिव में ऑपरेट करने के बाद में हम लोग कुछ लोगों को, जैसे कि जो बीमारी कंप्लीट करने के बाद में भी, ऑपरेट करने के बाद में भी उनको कैप्साइटाबिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं यदि बीमारी जिंदा बचा था तो। और जो ER-PR पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको 10 साल तक हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये सब करते वक्त में हमको ये भी बात ध्यान रखनी पड़ती है कि पेशेंट पूरी तरह से फिट रहे, चुस्त दुरुस्त रहे और उनके बोन्स वीक ना हो जाए। यदि उनके बोन्स वीक पड़ते हैं तो हार्मोनल ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो इसीलिए हम उनकी बोन डेंसिटी, एक्सरसाइज करना, धूप में बैठना, दूध के प्रोडक्ट्स लेना, कैल्शियम लेना, इस तरह से भी हम उनको रिकमेंडेशंस देते हैं। ये सारा देने के लिए सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर में, क्योंकि फीमेल्स में जब ब्रेस्ट निकल जाती है तो वो वाला हाथ यूज नहीं करते कीमोथेरेपी के लिए। तो आपको सेंट्रल लाइन या पोर्ट या पिक लाइन इस तरह से भी सोचना पड़ता है इनको कीमोथेरेपी देने के लिए। और बहुत सी बार यदि किसी के दोनों ब्रेस्ट में कैंसर है तो दोनों ब्रेस्ट निकल जाती है, तब तो आपको पोर्ट डाले बिना ऑप्शन नहीं होता है, आपको पोर्ट डाल के कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कुछ लोग जिनको ब्राका पॉजिटिव कैंसर है तो उनके लिए भी मैस्टेक्टोमी हो जाती है, रिस्क रिडक्शन, तो उनमें भी आपको हाथ यूज नहीं कर पाते हो। तो ये ऐसे कुछ बातें हमको ट्रीटमेंट के ही दरमियान सोचनी पड़ती है। और कुछ जो पेशेंट यंग होते हैं 50 साल से कम उम्र के, इनको ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी न देके डोज डेंस कीमोथेरेपी दिया जाता है। यानी यू डोंट गिव देम 3 वीकली कीमो, आप उनको 2-2 हफ्ते में कीमो दो। यानी हम अपने अपोनेंट को जब मारते हैं और यदि हम उनको अपने अपोनेंट को बहुत क्विकली मारेंगे बिना बीच में रुके तो हमारे जीतने की संभावना बढ़ेगी। तो ये उसका पीछे का कंसेप्ट होता है डोज डेंस ट्रीटमेंट का। ऑसम। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है लाइफ, दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ।
तो लाइफ के बारे में तो जैसे आपने बताया कि ये तरीके हैं और सारी मोडालिटीज भी आपने बताई। डॉक्टर साहब, जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन दो पैरामीटर्स हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे यंग वुमेन भी होते हैं हमारे यहाँ, तो आज प्रेगनेंसीज भी लेट होती हैं, 35-40 में लोग कई बार शादियां करते हैं। तो इनकी फर्टिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है और कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं, या क्या इसका स्कोप है कि मतलब पहली चीज तो उनकी फर्टिलिटी हैम्पर होती है या नहीं? अगर होती है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए? देखो, जो सीर सर्वे आता है अमेरिका का, हम्म। वो 2013 के सर्वे में वहाँ उनके देश में 125 लोगों को 1 लाख स्त्रियों के अगेंस्ट कैंसर होने की संभावना दर्शाई गई थी। 125 केसेस पर लाख अमेरिका में, और उसमें उनका 5 ईयर सर्वाइवल था करीब करीब 90%। जब आपका कैंसर में आप जी रहे हो, और उनके यहाँ पर जो 20% लोग थे वो 50 साल से कम थे, लेकिन एशियन पॉपुलेशन में करीब करीब 48% लेस देन 50 इयर्स के लोगों को कैंसर होता है। तो आपने जो सवाल उठाया ये बहुत सही है इंडिया के रिस्पेक्ट से। ये वाली बात पे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स ध्यान नहीं देते, जिसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। और ये भी बात उतनी सच हो गई है कि लोग करियर में ओरिएंटेड होते हैं, जल्दी शादी नहीं करते, जल्दी शादी नहीं होती है, लोग बहुत चूजी हो गए शादी करने में, तो इसलिए भी उनको जल्दी अपने मनपसंद लड़का लड़की नहीं मिलता है, तो शादी नहीं होती है। अपना करियर होता है, अपने पैसे बनाना है, गाड़ी बनाना है, घर बनाना है, फिर शादी करना है। तो ये सब चीजें आज की सोच आ गई है। इस कारण से प्रेगनेंसीज भी लेट होने लग गई है, कैंसर्स भी बहुत जल्दी आने लग गए, लाइफस्टाइल खराब हो गई है तो कैंसर्स भी आने लग गए। ये जब एक सर्वे में पूछा गया था तो 57% औरतों ने बताया कि, या लड़कियों ने बताया या फीमेल्स ने बताया कि उनको फर्टिलिटी के बारे में बात ही नहीं की गई थी, और 51% लोगों ने ये बोला कि वो बात की भी गई तो इनएडिक्वेटली यानी हमको बताया गया था चलते चलते। तो इस तरह से यंग लोगों को जब आप कैंसर देखते हो तो उनको तुरंत फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास रिफर करना जरूरी होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक स्टडी हुई थी, 35 लोगों को सर्जरी से पहले उन्होंने रिफर कर दिया फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, और जो बाकी लोग थे उनको करीब करीब 58 लोगों को उन्होंने बाद में रिफर किया। तो जिन लोगों को जल्दी रिफर किया गया था उनका ओवेरियन स्टिमुलेशन होके ओवरी को सेव करना 42 डेज के अंदर हो गया था एवरेज, और जब आप लेट रिफर करते हो तो 72 दिन लगे थे। तो 30 दिन का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट डबल। और जो लोग जल्दी रिफर हुए थे उनमें 2 साइकिल करके भी लेट नहीं हुए थे, तो उनका oocyte रिट्राइवल जो था, यानी हम जो एग्स निकालना बोलते हैं, वो 18% ज्यादा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि यदि आपको फर्टिलिटी बात करनी है तो आपको कैंसर के साथ ही उसकी बात करनी है, ये नहीं कि आप लेट करोगे। अच्छा, इसमें एक दूसरा जो चीज होता है कि जब यंग लोगों में हम कीमोथेरेपी पहले देते थे, CMF रेजिमेन होती थी पहले, अभी वो एंथ्रासाइक्लिन और साइक्लोफॉस्फेट रेजिमेन है। तो 40 साल से कम उम्र के लोगों में करीब 14% लोगों में अमेनोरिया हो जाता है, और 40 से ऊपर के लोगों में 70% अमेनोरिया होता है, यानी मेंसेस बंद हो जाती है। अच्छा, तो यदि आप यंग हो तो हो सकता है आपका बॉडी रेजिस्ट कर दे, आपके ओवरियन फेलियर न होने दे, लेकिन आप 40 से ऊपर जा रहे हो तो आपका ओवरियन फेलियर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें 2-3 प्रकार से ओवरीज को, या तो हम एक प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, या फिर हम फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम बोलते हैं कि एक तो oocyte प्रिजर्व किया या एम्ब्रियो प्रिजर्व किया, जैसे कि आपने फर्टिलाइज करके प्रिजर्व कर दिया। तीसरा होता है ओवेरियन टिश्यू को प्रिजर्व किया, एक छोटा सा सर्जरी किया, ओवरी का एक स्ट्रिप निकाल लिया या ओवरी निकाल ली, फिर आपने ट्रीटमेंट दे दी और बाद में ओवरीज को फिर से बॉडी में डाल दिया। लेकिन ये ओवरी बचाने का चक्कर ये रहता है कि इसमें कभी कभी जब ब्राका पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनमें जैसे ही फर्टिलिटी होती है तो वो ओवरी का टिश्यू वापस निकाल लेना पड़ता है। और एक प्रिजर्वेशन ये कोई आसान चीज नहीं है, इसमें खर्चा भी बहुत लगता है। जैसे कि 15,000 रुपए पर मंथ का खर्चा लग सकता है एक प्रिजर्वेशन में। जो लोग मैरिड नहीं है उन्होंने एक प्रिजर्व करना है, क्योंकि उसमें आपके पार्टनर की सहमति की जरूरत नहीं होती है। जो लोग मैरिड है उन्होंने एम्ब्रियो प्रिजर्व करना बेटर होता है, क्योंकि एम्ब्रियो का जो आउटपुट है बच्चा पैदा होने का वो ज्यादा बेटर है। तो आजकल क्या हो गया है कि एक ये जो आप है ना कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हो, आपने कभी भी साइकिल में से तुरंत ओवरी को स्टिमुलेट किया,
सुप्राफिजियोलॉजिकल एस्ट्रोजन ले जाते हो, इसलिए कैंसर बढ़ने की रिस्क होती है। उससे वो सर्च कम किया जाता है, वो तुरंत एग्स निकाल लेते हैं, उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट करो, उसको तुरंत फ्रीज कर दो और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तब आप उसको यूज करो। एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं GnRH अगोनिस्ट, यानी कुछ ड्रग्स है जैसे कि उनको आप कीमोथेरेपी के पहले ही दे दो, तो आपने ओवरीज को सुला दिया। यदि आपने ओवरीज को सुला दिया तो वो जागेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। कीमोथेरेपी का एक कंसेप्ट होता है, जो जागता है वही मरता है। ओके। जो सोते रहते हुए सेल्स को जनरली नहीं मारता है। तो आपने यदि ओवरीज को सुला दिया और आपने कीमो दे दी, तो यंग लोगों में एक तरीका ये भी है आपके प्रिजर्व करने का, लेकिन बेटर तरीका आपका यही है कि आप एम्ब्रियो सेव करो, वो साइड प्रिजर्व करो, या अपने ओवेरियन स्ट्रिप्स निकाल लेना है, ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्व करना है। फिर भी नहीं हो रहा है तो GnRH अगोनिस्ट देना है। ये सारी तरीके से आपके पास में होते हैं आपके पेशेंट के ओवेरियन फंक्शन को बचाने के। सुपर। डॉक्टर साहब, अब मेरा दूसरा सवाल, और जो कि शायद आखिरी सवाल है आज के सेशन का, जब हम बात करते हैं विमेन की और उनमें होने वाले कैंसर के, जैसे आपने बताया कि अभी मास्टेक्टमी करनी पड़ जाती है या वो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं जिसमें शेप जो है प्रॉपर नहीं आता है, तो इसका सोशो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? क्या मतलब ये कॉमन चीज है कि मतलब सारे लोगों को या ज्यादातर लोगों को ऐसा फेस करना पड़ता है, या सच्चाई क्या है इस बारे में सर? बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जब ट्रीटमेंट खत्म होती है। सबसे पहली एंजाइटी होती है कि कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा। जो सिम्टम्स आपने कीमोथेरेपी लिए उसके सिम्टम्स, थकान है, नींद नहीं आना है, मेमोरी लॉस है, पेन हो रहा है, टिंगलिंग नंबनेस है, इमोशनल डिस्ट्रेस जो हम उसमें से गए वो एक होता है। कभी कभी वो जो मेडिसिन दी जाती है उससे बोन्स वीक हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र के हिसाब से भी होती है, ट्रीटमेंट से भी होती है, हार्मोन से भी होती है। फिर उसके अलावा होता है इमोशनल कंसर्न कि मेरी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई, जैसे बोला बाल निकल गए या ब्रेस्ट का शेप चेंज हो गया, भले किसी और को नजर आए या ना आए, लेकिन मन में से कंटिन्यूस चलते रहता है कि वो किसी को पता चल जाएगा। फिर वो एक डर होता है कि कहीं हम जल्दी यंग ना मर जाए, ये एक डर होता है, फियर ऑफ डेथ जिसको बोलते हैं। बहुत सी बार ऐसी बात होती है कि मैं ये जो मेरे कार्य करने थे, मेरे लाइफ में जो अचीव करना था वो हुआ ही नहीं है। बॉडी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, ये सब चीजों के ऊपर इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक फियर होता है कि हमारा बार बार कि हमको कहीं, फियर ऑफ अननोन बोलते हैं, या फियर जो वरीज होती है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने आप को एजुकेट करो, अपनी वरीज और अपनी फियर्स को शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने सपोर्ट ग्रुप से, और इसको फेस करने के लिए खुद ही सीख जाओ। ये ट्रीटमेंट जब होती है तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट पेशेंट की नहीं, उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली के साथ में उसके दोस्तों की भी एक बहुत बड़ी ये एक मेंटल कवायद जो बोल सकते हो, क्योंकि वो भी उसमें से जाते हैं। उनके भी दिमाग में कंटिन्यूअस वो फियर होता ही है। तो जब हम ये सर्वाइवर्स को इसमें से बाहर निकलने के बाद में हम समझाते हैं, तो सबसे पहले हम उनको एक समरी देते हैं, उनका जो डायग्नोसिस था, उनका जो टाइप, ट्रीटमेंट स्टेज क्या हुआ, कैसी ट्रीटमेंट दी गई, आगे फॉलोअप क्या होगा, कैसे उनको आना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे अपने वजन को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज, अपना इमोशनल बैलेंस कैसे बना के रखना है, अपने लिटरेचर्स, हॉबीज, फेथ। मेरे कई पेशेंट्स ने किताबें लिखी है, कोई मूवीज बना रहा है, कोई सपोर्ट ग्रुप में आके अपने हुनर को दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत लोग अपना वापिस से रीजन ढूंढना जरूरी होता है जीवन में, हम किस लिए आए या हमारे लिए, हमारे पास में क्या हुनर है, हम क्या लोगों को दे सकते हैं। करेक्ट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सी बार मैं देखता हूँ पेशेंट बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। वो उनको पता चलता है कि बहुत लोगों ने उनको बिना वजह ही हेल्प किया है, और वो जीवन का जो सार होता है ना, बहुत सी बार कैंसर में से बाहर निकलते निकलते वो एक अलग व्यक्ति के रूप में बाहर देखते हैं हम उनको। Absolutely. वो बहुत मैच्योर्ड होके बाहर निकलते हैं, और कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसमें बन जाते हैं, और वो इतने अच्छे बनते हैं कि हमने उनकी स्टोरीज सुननी चाहिए। वो हमारे बहुत से पेशेंट्स को आके मोटिवेट करते हैं, और जब हमारा अचीव नियर डेथ एक्सपीरियंस, हमारी लाइफ हमको फ्लैश हो जाती है, और फिर हमको जो दिखता है ना, वो इतना क्लैरिटी से दिखता है कि हम एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते, हम पूरी तरह से जीने लग जाते हैं। तो ये एक बात मैंने बहुत से लोगों में देखा है, 80% लोग जाग जाते हैं कैंसर होने के बाद। तो कभी कभी
उसको आप एक शाप भी मान सकते हो और एक ब्लेसिंग भी मान सकते हो। ये आपके ऊपर होता है कि आपको अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको अपॉर्चुनिटी बोल के लेना है या हर्डल बोल के लेना है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डॉक्टर साहब। और मेरे कुछ कंसर्न्स हैं या मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आप हमारा एपिसोड सुन रहे हैं और आपको जानना है कुछ ब्रेस्ट कैंसर या इवन फर्टिलिटी ड्यूरिंग ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको जानना जरूरी है और आप जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं डॉक्टर मनीष जैन को, manishjain009@gmail.com। ये पता है MINISHJAIN009@gmail.com। यहाँ पे आपको ईमेल करना है। डॉक्टर साहब विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट यू। डॉक्टर साहब वैसे भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं। एंड डॉक्टर साहब एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना रिच एक्सपीरियंस इतने कम समय में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।